जो हमारी कंटिन्यू जो विशेषण की क्लास चल रही है उसी की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए, यानी कि जो हमारी अधूरी क्लास थी कुछ उसके बिंदु अधूरे रह गए थे उनको पूरा करते हैं। तो उसके अंदर हम देखते हैं विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्था। अब देखिए विशेषण की क्या होती है, तीन अवस्थाएं होती है। जैसे आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, किसी की भी विशेषता हम बताते तो हम कहते हैं गुड, फिर क्या बोलते हैं गुड के बाद, हाँ गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, ठीक है ना। तो इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, विशेषण की अवस्था कहा जाता है। आगे बात समझ में, तीन अवस्थाएं होती है, किसी भी चीज की हम तुलना करते हैं तो तीन अवस्थाएं होती है, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। अंग्रेजी में कहेंगे तो गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो यही चीज हम पढ़ने का है। तो डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, वाक्य दे देता है, पूछ लेता है कि बताओ इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था विशेषण की कहलाती है मूला अवस्था। मूला अवस्था, मूला अवस्था। दूसरी होती है उत्तरा अवस्था, उत्तरा अवस्था। तीसरी होती है उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था। ये विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। जैसे देखो मूला अवस्था में आ गया विशेषण सुंदर, ये विशेषण की मूल अवस्था है। उत्तरा अवस्था में आ गया सुंदर तर, इसमें हमेशा देखना तर शब्द पीछे जुड़ा रहता है, सुंदर तर। और उत्तम अवस्था में आ जाएगा सुंदरतम। या एक ही शब्द यहाँ पर और भी आ सकता है, सबसे, सबसे, ठीक है ना। अरे सबसे का मतलब फिर कोई तुलना बचती नहीं है। जैसे मैंने कहा, यानी कि राधा कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है, राधा कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था प्रयुक्त हुई है, तो कौन सी बताओगे? उत्तम अवस्था। सबसे यानी कि उससे बढ़कर तो कोई सुंदर अब है ही नहीं, ठीक है ना। तो एक सबसे शब्द भी प्रयुक्त हो सकते, ठीक है। जैसे अगला उदाहरण देखो, मूला अवस्था उच्च, उच्चतर, और क्या हो जाएगा उच्चतम। मधुर, मधुरतर और मधुरतम, मधुरतम, मधुरतम। तो इस प्रकार से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। वाक्य में प्रयोग देखिए, उदाहरण देखिए, अरावली, अरावली राजस्थान
अरावली राजस्थान की उच्चतम पर्वत माला है। अरावली राजस्थान की उच्चतम पर्वतमाला है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ किस विकल्प में यानी कि विशेषण की उत्तम अवस्था प्रयुक्त हुई। तो उत्तम है, कहां से पहचाना आपने? तम से पहचाना, ठीक है ना। अगला उदाहरण देखो, कोयल कोयल मधुर गीत गा रही थी। इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था प्रयुक्त हुई? मूल अवस्था। ये बात समझ में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यानी कि इनमें से जिसके भी पीछे तर जुड़ा हो वो आपकी उत्तर अवस्था है, तम या सबसे जुड़ा हो वो आपकी उत्तम अवस्था होगी, और जिसमें विशेषण का मूल रूप प्रयुक्त हो वो आपकी मूल अवस्था होगी। ठीक है, चलो लिखो, एक लाइन लिख के इसको उतार लेना, फटाफट लिखो। लिखो, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक लाइन लिख लो, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। फिर ये टेबल बना लो नीचे, इसी के विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। थोड़ा पास्ट उतारिए। क्लास के बीच में बातें मत किया करो भाई। उठा लिया? नहीं उतारा, बाद में देख लेना। अब देखिए, एक नोट लगाओ। पहले समझिए, यहां से कई बार डायरेक्ट प्रश्न आए और आप क्या है कि वहां पर फिर क्या है कि उलझन में पड़ जाते हैं। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। यानी कि जब कोई भी विशेषण स्वतंत्र रूप से संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह वहां पर विशेषण का कार्य न करके संज्ञा का कार्य करता है। दिखने में तो आपको क्या लगेगा, वह विशेषण लगेगा, मगर वो विशेषण नहीं होगा, वह क्या होगी? संज्ञा होगी। उदाहरण देखो, बड़ों का सभी सम्मान
करते हैं, बड़ों का सभी सम्मान करते हैं। अब आपसे पूछा जाए अंडरलाइन करके कि बताओ ये क्या है, क्या है ये? अब बड़ा शब्द तो कहीं में आता है, संज्ञा में आता है कि बड़ा में संज्ञा पड़ी क्या आपने कभी भी? इसमें है कि बड़ा, छोटा, लंबा गुणवाचक विशेषण है। तो मगर मैंने भी परिभाषा बताई ना कि जब विशेषण का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है तो संज्ञा का कार्य न करके किसका कार्य करेगा? विशेषण का, यानी कि विशेषण का कार्य न करके संज्ञा का कार्य करेगा। अब मैंने तो बोल दिया बड़ों, तो बड़ों का मतलब ये बड़ा जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है? व्यक्तियों के लिए तो आया है। ये बात समझ में। जैसे अगला उदाहरण देखो, छोटे से सभी प्यार करते हैं। तो यहाँ पर छोटे शब्द है, इसमें क्या है? संज्ञा। तो इस प्रकार से आपको वाक्य देते डायरेक्ट पूछ लेता, क्योंकि कई कंपटीशनों में मैंने देखा है वाक्य देके पूछ लेता कि बताओ इसमें संज्ञा है विशेषण है या सर्वनाम। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि जब कोई भी विशेषण स्वतंत्र रूप से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वो वहां पर किसका कार्य नहीं करता है? वो विशेषण का कार्य न करके किसका कार्य करेगा? संज्ञा का कार्य करेगा। लिखो नोट लगाकर, जब कोई विशेषण स्वतंत्र रूप से, जब कोई विशेषण स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयुक्त होता है, वाक्य में प्रयुक्त होता है, वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह वहां पर संज्ञा का कार्य करता है। वह वहां पर संज्ञा का कार्य करता है। दोनों उदाहरण लिख लो, दोनों उदाहरण लिख लीजिए। इसी के साथ आपका जो ये विशेषण है, इसका जो टॉपिक है ये क्या हो गया? खत्म हो गया। अगला टॉपिक हम देखते हैं, हटा दे इसको। अगला टॉपिक देखिए, कोई बात नहीं है, मैं बोल दूंगा। अगला टॉपिक डाले क्रिया। अब देखिए, समझिए, क्रिया की पहले परिभाषा देखिए। देखिए क्रिया किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है, यानी कि काम के नाम को ही क्रिया कहते हैं। किसको क्रिया कहा जाता है? किसी भी काम के नाम को ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। जैसे व्यक्ति जिस दिन से जन्म लेता है, जहां तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है, यानी कि जहां तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, वहां तक वो क्या करता है? जीवन भर क्रिया करता है। जैसे उठना, बैठना, सोना, गाना, चलना, पढ़ना, देखना, सब कुछ। अभी श्वास ले रहा हूं तो क्रिया, आप देख रहे हो तो क्रिया, पढ़ रहे हो तो क्रिया। कहने का मतलब यानी कि किसी भी काम के नाम को ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। ये बात समझ में। अब इसका हम पारिभाषिक परिभाषा इसकी देते हैं, यानी कि वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। सीधी सी बात है। अब आगे देखिए, यानी कि
धातु। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? धातु रूप कहलाता है। जैसे खा, पी, पढ़, लिख, ये क्या है? इसके धातु रूप है। आगे बात समझ में? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए, क्रिया का सामान्य रूप। क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का सामान्य रूप यानी कि क्रिया के सामान्य रूप यानी कि क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का क्या बन जाता है? सामान्य रूप बन जाता है। जैसे खा प्लस ना तो बराबर क्या हो जाएगा? खाना। उसी प्रकार से पी प्लस ना तो क्या हो जाएगा? पीना। उसी प्रकार से पढ़ प्लस ना, पढ़ प्लस ना तो क्रिया बन जाएगी हमारी पढ़ना। ये हमने क्रिया का सामान्य रूप देख लिया, धातु रूप देख लिया। अब आगे बढ़िए, यानी कि हम देखते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया के प्रकार। देखिए, अर्थ के आधार पर डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अर्थ के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर जो क्रिया आपकी होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ये दो प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर देखिए, पहली होती है आपकी सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है आपकी अकर्मक क्रिया। आप देखिए, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म दिया गया हो या कर्ता को कर्म की आवश्यकता हो, उस वाक्य की क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। आगे बात समझ में? जिस वाक्य में या तो साथ में कर्म दिया गया हो या फिर कर्ता को कर्म की आवश्यकता हो, उस वाक्य की क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में न तो कर्म दिया गया हो और न ही कर्ता को कर्म की आवश्यकता हो, उस वाक्य की क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। ये बात समझ में? जैसे मैं इसके उदाहरण देता हूं आपको, सकर्मक क्रिया के उदाहरण देता हूं। हरि पुस्तक, हरि पुस्तक पढ़ रहा है। हरि पुस्तक पढ़ रहा है तो हरि क्या है? वाक्य का कर्ता। पुस्तक क्या है? हरि पुस्तक क्या है? इस वाक्य में क्या है? पुस्तक। कर्ता के बाद क्या आता है? कर्म। तो पुस्तक क्या है? कर्म है। और पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया। और रहा है सहायक क्रिया। ठीक है ना? अब ये वाक्य किसका है? सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? कर्म दे रखा है। अगला उदाहरण देखो।
राधा ने फल तोड़ा। राधा ने फल तोड़ा, कर्म क्या है इसमें? फल। तो वाक्य सकर्मक होगा। वही बात समझ में। अगला देखो, रमेश पतंग उड़ा रहा था। क्या उड़ा रहा था? पतंग। तो इसका मतलब ये वाक्य किसके हैं? सकर्मक क्रिया। ठीक है, मगर एक पोजीशन इसमें और भी आ सकती है जिसमें आपके सामने कर्म नहीं दिया गया हो, मगर कर्ता को किसकी आवश्यकता होती है? कर्म की आवश्यकता होती है। इस उदाहरण देखिए, वह प्रति दिन पीता है। वह प्रतिदिन पीता है। अब इसमें कर्म बताओ मुझे। प्रतिदिन कर्म है? अबे वो तो अव्यय है, समय है, कर्म नहीं। ठीक है ना? मगर फिर भी कर्ता को किसकी आवश्यकता है? कर्म की आवश्यकता है। मैंने कहा वो प्रतिदिन पीता है, या तो दूध पीता होगा या शराब पीता होगा, हाँ, या चाय पीता होगा कुछ न कुछ लोग। मगर यहाँ पर कर्म मैंने क्या कर दिया? छुपा दिया। कर्म आपको नजर नहीं आ रहा, मगर इसका जो कर्ता है वह, उसको किसकी आवश्यकता है? कर्म की आवश्यकता। तो परिभाषा यही तो बोली है मैंने कि जिस वाक्य में या तो कर्म दिया गया हो या कर्ता को कर्म की आवश्यकता हो, तो यहाँ पर कर्ता को किसकी आवश्यकता है? कर्म की आवश्यकता है। तो कर्ता को कर्म की आवश्यकता हो तो उस वाक्य की क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर इसमें हम इधर वाले पार्ट में आगे बढ़ते हैं। या कर्म के उदाहरण लिखा देता हूं मैं। यानी कि देखिए, जिस वाक्य में न तो कर्म दिया गया हो और न ही कर्ता को कर्म की आवश्यकता हो, उस वाक्य की क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। है बात समझ में? इसके उदाहरण इधर लिख देते हैं। पहला उदाहरण देखिए, बहुत आता है परीक्षा में। पक्षी उड़ रहा है। पक्षी उड़ रहा है। अब पक्षी उड़ रहा है तो क्या इस वाक्य में कर्म है क्या? नहीं है, ये करता है, ये डायरेक्ट क्रिया है, सहायक क्रिया है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। अगला उदाहरण है, शीला हंसती है। शीला हंसती है, क्या इसमें कर्म नजर आ रहा है क्या आपको? अगला उदाहरण देखो, राधा रोती है। राधा रोती है। अगला उदाहरण देखो, मोहन सो रहा था। मोहन क्या कर रहा था? सो रहा था। तो यानी कि जिस वाक्य में न तो कर्म दिया गया हो, न कर्ता को कर्म की आवश्यकता हो, उस वाक्य की क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक मामला? आगे बढ़ो। ये जो सकर्मक क्रिया है, इसके दो भेद। पहला देखो, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया।
दूसरा इसका भेद होता है द्व्युकर्मक क्रिया। द्व्युकर्मक क्रिया। अब सीधी सी बात है, जिस वाक्य में एक ही कर्म दिया गया हो उस वाक्य की क्रिया एक कर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखो, हरि ने आम